नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, नीति शास्त्र के क्षेत्र और उसके अध्ययन की क्या समस्याएं हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र का क्षेत्र, नीति शास्त्र का क्षेत्र एवं समस्याएं। क्या समस्याएं हैं नीति शास्त्र के अंतर्गत? नीति शास्त्र की परिभाषा और उसके स्वरूप का विस्तृत अवलोकन करने के पश्चात उसके विषय विस्तार या उन समस्याओं का अनुमान लगाया जा सकता है जो अध्ययन करते समय अपनी सीमा के अंतर्गत नीति शास्त्र करता है। नीति शास्त्र का संबंध मनुष्य के आचरण से है, जिसका वह नैतिक मापदंडों के आधार पर शुभ अशुभ, सद असद, उचित या अनुचित के रूप में मूल्यांकन करता है। समाज में रहने वाले मनुष्य के समस्त आचरण इसके अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जहां भी आचरण की समस्या होगी वहां नैतिकता का प्रश्न उठेगा ही उठेगा। नीति शास्त्र के क्षेत्र और उसकी समस्याएं निम्नलिखित रूप में बताई जा सकती हैं। पहला है चरित्र तथा आचरण का मूल्यांकन। चरित्र तथा आचरण का मूल्यांकन। नीति शास्त्र समाज में रहने वाले सभी सामान्य मनुष्यों के आचरण और चरित्र का मूल्यांकन करता है। मानवीय आचरण में ऐच्छिक कर्म, प्रयोजन, रुचियां, इच्छाएं, अभिप्राय आदि सम्मिलित होते हैं तथा नीति शास्त्र इसके मनोवैज्ञानिक पहलू का अध्ययन करके आचरण को शुभ, अशुभ, उचित या अनुचित यह बतलाता है। दूसरा है नैतिक निर्णय। नैतिक निर्णय। नैतिक निर्णय क्या है? नीति शास्त्र मानवीय आचरण का जब भी मूल्यांकन करता है तो वह नैतिक निर्णय के रूप में ही प्रकट करता है। अर्थात वो यह बताता है कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म अनुचित है। अतः नैतिक निर्णय से जुड़े होने के कारण नैतिक निर्णय का स्वरूप, नैतिक निर्णय का विषय, नैतिक निर्णय कर्ता आदि सब इसके अध्ययन के विषय बन जाते हैं। अगला है नैतिक मापदंड। नैतिक मापदंड। नीति शास्त्र की सबसे प्रमुख समस्या नैतिक मापदंड के अध्ययन की ही है। नीति शास्त्र ऐसे नैतिक सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापना करता है जिनके आधार पर वह मानव के आचरण पर नैतिक निर्णय दे सके, अर्थात यह बताया जा सके कि किस प्रकार का चरित्र अच्छा है और किस प्रकार का चरित्र बुरा है। अगला है नैतिक बाध्यता। नैतिक बाध्यता। नैतिक बाध्यता क्या है? मनुष्य के अंदर नैतिक चेतना है, इससे उसे कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है। इसको ही अपना कर्तव्य समझता है प्रत्येक मनुष्य। और जिसे कर्तव्य नहीं समझता उसे ना करने के लिए एक बंधन का अनुभव करता है और इसी को नैतिक बाध्यता कहते हैं। अगला है नैतिक पद्धति।
नैतिक पद्धति विषय के अध्ययन के लिए पद्धतियों की आवश्यकता होती है। अतः नीति शास्त्र भी नैतिक पद्धति की विवेचना करता है। नैतिक निर्णय के लिए नैतिक पद्धति की आवश्यकता होती है। अगला है संकल्प स्वातंत्र्य। संकल्प स्वातंत्र्य यह क्या है? नीति शास्त्र के लिए संकल्प की स्वतंत्रता एक अनिवार्य शर्त है। इसके अभाव में नैतिक अनैतिक कर्मों का प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से कार्य करता है तभी उसका कार्य नैतिक या अनैतिक बताया जा सकता है। यदि वह किसी प्रेशर में कोई कार्य करता है तो उसे नैतिक या अनैतिक नहीं कहा जा सकता। इसी के आधार पर व्यक्ति के ऊपर नैतिक उत्तरदायित्व थोपा जा सकता है। अतः नीति शास्त्र का संकल्प स्वातंत्र्य के स्वरूप, अर्थ आदि का विश्लेषण करना कर्तव्य होता है, उचित है। अगला है दंड पुरस्कार। दंड पुरस्कार स्वतंत्र इच्छा शक्ति से कार्य करने वाले व्यक्ति के कार्यों के आधार पर ही उसको नैतिक रूप से उत्तरदायी समझा जाता है और उसी के आधार पर उसे दंड या पुरस्कार दिया जाता है। नीति शास्त्र दंड और पुरस्कार के सिद्धांतों और मानदंडों को ही निर्धारित करता है। अतः दंड तथा पुरस्कार नीति शास्त्र के अध्ययन की प्रमुख समस्या है। अगला है पाप पुण्य। पाप पुण्य नीति शास्त्र पाप पुण्य, धर्म अधर्म के लक्षणों का भी विवेचन करता है। पाप पुण्य की मात्रा का निर्णय करना और उसके आधार पर व्यक्ति को नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहराना नीति शास्त्र की समस्या है। अगला है सद्गुण दुर्गुण तथा नैतिक भावना। सद्गुण दुर्गुण तथा नैतिक भावना। नैतिक भावना नैतिक आचरण के लिए सद्गुणों का बहुत महत्व है। सद्गुणों से युक्त व्यक्ति का कार्य नैतिक तथा दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति का कार्य अनैतिक सिद्ध किया जा सकता है। धैर्य, साहस, संयम, अहिंसा, संतोष, ब्रह्मचर्य आदि सद्गुण हैं तथा इनके विरोधी जो गुण हैं वो दुर्गुण कहलाते हैं। सद्गुणों और दुर्गुणों से प्रेरित होकर जब मनुष्य कोई कार्य करता है तब उसके अंदर क्रमशः संतोष, आनंद या विषाद और पश्चाताप की भावना उत्पन्न होती है और इसी भावना को नैतिक भावना कहते हैं। अतः नीति शास्त्र के अंतर्गत नैतिक भावना की उत्पत्ति, स्वरूप आदि के प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जाता है। अगला है व्यक्ति और समाज। व्यक्ति और समाज। नीति शास्त्र का संबंध समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आचरण से है। अतः व्यक्ति की सामाजिक नैतिक चेतना का अध्ययन नीति शास्त्र करता है। इस प्रकार नीति शास्त्र में
राज्य तथा व्यक्ति का संबंध, व्यक्ति तथा समाज का संबंध, व्यक्ति का अधिकार तथा कर्तव्य, राज्य का व्यक्ति के प्रति कर्तव्य, समाज में नैतिक संस्थाएं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और प्रगति आदि तक के प्रश्नों का अध्ययन भी नीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला है नैतिक प्रत्यय। नैतिक प्रत्यय। नीति शास्त्र का संबंध नैतिक प्रत्ययों से होता है। इन मूल नैतिक प्रत्ययों की व्याख्या और विवेचना के अभाव में नीति शास्त्र का अध्ययन संभव ही नहीं हो सकता। समकालीन नीति शास्त्र ने तो नैतिक प्रत्ययों के विवेचन को ही नीति शास्त्र की मुख्य समस्या मान लिया है। हेयर और एजे एयर ने तो नैतिक भाषा के प्रश्न को ही नैतिक नीति शास्त्र के स्वरूप में परिवर्तन उत्पन्न कर दिया है। इसी प्रश्न को लेकर इन नीतिज्ञों ने एक नई विधा का सूत्रपात किया जिसे अधिनीति शास्त्र कहते हैं। अतः समकालीन नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत नैतिक प्रत्ययों, नैतिक प्रकथनों तथा नैतिक निर्णयों का तार्किक एवं भाषागत विवेचन भी आता है। अगला है मनोवैज्ञानिक समस्याएं। मनोवैज्ञानिक समस्याएं। चूंकि नीति शास्त्र मानव आचरण और व्यवहार का अध्ययन करता है और मानव व्यवहार में मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे इच्छा, प्रेरणा, अभिप्राय, संकल्प इत्यादि, अतः नीति शास्त्र इनका मनोवैज्ञानिक विवेचन भी करता है। इनके अध्ययन बिना नैतिक आदर्श को समझना कठिन है। अतः व्यवहार के सभी मनोवैज्ञानिक पहलू इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि नीति शास्त्र का दर्शन शास्त्र से निकट संबंध है। इसलिए कुछ दार्शनिक प्रश्नों का, जैसे आत्मा की अमरता, ईश्वर की सत्ता आदि का उत्तर पाना और उनका नैतिक दृष्टि से समाधान ढूंढना तो इसकी समस्याएं हैं ही, साथ में अनेक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं का नैतिक दृष्टि से अध्ययन करना भी इसका लक्ष्य है। इस प्रकार नीति शास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। इस प्रकार हमने नीति शास्त्र के क्षेत्र एवं उसकी समस्याओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।